Good evening and welcome to everyone. Really feeling lucky to get an opportunity to spend Saturday evening with all of you. My name is Kaushik and I am proudly representing NJ Group today. Let me thanks all of you for spending your valuable 1 hour time with us, that too in a weekend. इंडिया को बोला जाता है सेवर्स नेशन बट वी आर few countries in the world where saving rate is above 30%. In spite of that, we struggle to get financial freedom actually. On the eve of the 75th Independence Day, let us take oath to change the scenario by going hand in hand. And this type of information and informative session is very useful to learn, unlearn, and relearn and take right investment decision in favor of yourself. I must thanks to our national head, Mr. Kulbhushan Nandwani, also today for taking his time out as usual, and he is today's speaker as well. Kulbhushan sir has a vast experience of managing both investment and insurance for last 20 years in NJ, above 20 years in NJ, and we don't have better mentor and navigator than him who can represent this investment scenario in front of us today. With that note, thanks to all of you once again, and I invite Mr. Kulbhushan Nandwani to come forward and take charge of this session, sir. Thank you, Kaushik. And Thank you, sir. good evening once again to all of you from NJ side. तो जैसा कौशिक जी ने बोला कि we thank you for joining with us on this Saturday eve for this discussion on SIP. तो सबसे पहले बिफोर आई बिगिन माय प्रेजेंटेशन मैं आप सभी को आज़ादी के ये 75वें जो अमृत उत्सव हम लोग मना रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. तो लेट अस स्टार्ट दी प्रेजेंटेशन. तो आज थोड़ा एक जो टॉपिक हम लोग लेने वाले हैं ये हमारी आज़ादी से ही थोड़ा रिलेटेड है. तो आई थॉट दिस वाज द बेस्ट टाइम टू डिस्कस दिस टॉपिक. मेरा स्क्रीन विजिबल है ना कौशिक जी? जी सर, आपका स्क्रीन विजिबल है. स्क्रीन विजिबल है कौशिक? हाँ सर, है. ओके. सो आप सभी का स्वागत है ये डिस्कशन में. तो जैसा मैंने बताया कि हम लोग आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं बिकॉज इंडिया का जो 75वीं वर्षगांठ है इंडिपेंडेंस डे की. तो हमारी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं. और ये जो टॉपिक है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड है. सो दिस वाज द बेस्ट डे टू डिस्कस दिस टॉपिक. तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि SIP या जिसको हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी बोलते हैं, व्हाई SIP इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट्स. आप सभी ने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में सुना होगा. तो आने वाले कुछ 25 से 30 मिनट में कुछ हमारे पास कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ थॉट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो हमारा कन्विक्शन रीइंफोर्स करेंगे कि किसी भी तरह के इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए SIP सबसे बेहतरीन तरीका क्यों है. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं समझने के लिए कि SIP होता क्या है, ये काम कैसे करता है. तो SIP जैसा इसका नाम है, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एक बहुत सिंपल तरीका है किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट करने का. तो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट, इंटेलिजेंट एंड प्रैक्टिकल वे. तो एक बहुत सिंपल तरीके से आप म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं. आई होप आप सभी लोग किसी ना किसी तरह की सेविंग्स करते होंगे, इन्वेस्टमेंट करते होंगे. तो जिस तरह से एक बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट होता है या एक पोस्ट ऑफिस की स्कीम में रिकरिंग डिपॉजिट होता है, उसी तरह से जो म्यूचुअल फंड की स्कीम्स होती हैं उन्हीं में रिकरिंग डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं SIP या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. तो ये बहुत ही सिंपल, आसान और एक ट्रांसपेरेंट तरीका है आपके मनी को इन्वेस्ट करने के लिए इनटू वेरियस इक्विटी मार्केट्स और इवन बॉन्ड मार्केट्स आल्सो, राइट. तो ये आप SIP स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हैं. SIP स्टार्ट करने का तरीका है क्या है कि आपके पास जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है जिन्होंने आज आपको इन्वाइट भी किया होगा इस सेशन में, आप उनके साथ बैठते हैं. आप उनके साथ कौन सी स्कीम में या कौन से फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है वो फंड सेलेक्ट करते हैं. कितने समय के लिए आप ये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो टेन्योर सेलेक्ट करते हैं कि आप 10 साल के लिए करना चाहते हैं, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए. आप एक डेट सेलेक्ट करते हैं, महीने की कोई भी एक डेट. फॉर एग्जांपल आपका सैलरी 1 तारीख को आता है तो आपने डिसाइड किया कि हर महीने की 5वीं तारीख को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा. तो आप 5वीं तारीख का एक डेट फाइनल करते हैं.
अब जैसे ये एनरोलमेंट करते हैं एसआईपी में, तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी आपने डिसाइड किया, वो 5 तारीख अगर आपने डिसाइड किया, तो 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होगा और उस दिन का जो भी म्यूचुअल फंड का जो रेट होगा, जिसको हम लोग एनएवी या नेट एसेट वैल्यू बोलते हैं, उसमें वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो एक बहुत ही सिंपल, आसान और ट्रांसपेरेंट तरीका है आपके पैसे को म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए। सिस्टमैटिक तरीके से हर एक महीने सेम अमाउंट, सेम डेट को उसी स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में ये जो पैसा आपने धीरे-धीरे करके बचाया, उसकी एक बहुत अच्छी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल शब्दों में मैंने एसआईपी को समझाया। अभी मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट लोग कई बार कन्फ्यूज़ होते हैं कि दोनों में डिफ़रेंस क्या है? तो मैं आपको एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से क्लियर करना चाहूँगा कि सेविंग्स मतलब जो बचत है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश है। तो बचत और निवेश में क्या फ़र्क है? लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डिसाइड किया कि मैं हर महीने 10,000 रुपए की बचत करना चाहता हूँ, राइट? अभी वो 10,000 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपने डिसाइड किया कि मैं ये हर महीने एक डेट को ये 10,000 रुपए इन्वेस्ट करूँगा, 15 सालों के लिए बचत करूँगा मैं। तो आपने 10,000 हर महीने मतलब 1 साल में हुआ 1,20,000 रुपए और 15 साल में हुआ 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 15 टोटल 18 लाख रुपए हुआ। तो अगर आप ये कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो घर की जो गृहिणी होती है, या वो लेडीज़ होती हैं, वो कई बार क्या होता है घर में गुल्लक होता है, उस गुल्लक में पैसा सेव करते हैं। तो हमने कई बार देखा है कि लोग एक अमाउंट हर महीने अपनी सेविंग्स, अपनी जो इनकम होती है उसमें से निकालते हैं और एक जगह सेव करके रख देते हैं कि भाई ये मैंने फ्यूचर में अगर कोई भी इमरजेंसी आती है या कोई भी नीड आती है, तो उसके लिए मैंने एक ये पैसा बचा के रखा है। तो एक पैसा आप थोड़ा-सा अलग रख देते हैं। अगर आप वो पैसे को कहीं पे निवेश नहीं करते हैं और सिर्फ़ एक फॉर एग्ज़ाम्पल गुल्लक में ही आपने उसको डाल के रख देते हैं, तो आपका जो 18 लाख रुपए आपने सेव किया 15 साल में, उसकी वैल्यू कितनी होगी? वो 18 लाख का 18 लाख ही रहेगा, बिकॉज़ आपने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया। आप उस पे कुछ कमा नहीं रहे हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो बहुत सारे इंडियन हाउसहोल्ड में ऐसा देखा गया कि लोग सेविंग्स तो बहुत करते हैं, पर वो सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अभी कोई जागरूक कस्टमर होगा तो वो सेविंग को इन्वेस्ट भी करेगा, पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके पे लोग करते हैं? अगर उन्होंने सपोज़ एक बैंक में एफडी कर दिया, तो बैंक में रिकरिंग डिपॉज़िट खोला, तो ये जो 18 लाख रुपए अगर 5.5% के हिसाब से ग्रो होता है, जो बैंक में एक एफडी का फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न है 5.5-6%, तो 18 लाख का अमाउंट हो जाएगा 15 साल के बाद 28 लाख रुपए लगभग। तो आपका लगभग 10-12 लाख रुपए बढ़ जाएगा अगर आपने एक बैंक में एफडी किया। अगर आप थोड़े और अलर्ट कस्टमर हैं, अवेयर कस्टमर हैं, तो आप पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम, जो बहुत नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक बहुत फेमस स्कीम है, या पीपीएफ वगैरह, उसमें लगभग 680 7-10 का रिटर्न आता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में 680 का रिटर्न एज्यूम किया। तो जो 18 लाख रुपए आपने निवेश किया था, 15 साल के बाद हो जाएगा लगभग वो 31.5 लाख रुपए। तो ये भी एक निवेश करने का तरीका है। पर आज जिस निवेश के ऑप्शन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, या जो हमारा सब्जेक्ट लाइन था कि एसआईपी एक बेहतर इन्वेस्टमेंट है किसी भी इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर आप ये इन्वेस्टमेंट जो 10,000 की 15 साल हर महीने करने वाले थे, आपने इक्विटी मार्केट में किया और हिस्टोरिकली 15 सालों में लगभग 14% का रिटर्न इक्विटी मार्केट ने दिया है, तो ये जो 18 लाख आपने स्पेंड किया था, इन्वेस्ट किया था, वो 18 लाख की कीमत हो जाएगी लगभग 62 लाख रुपए, राइट? तो अभी ये चॉइस आपके पास है। एक तो है कि आप सिर्फ सेविंग्स करें, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लें, घर में पैसा रखें, आपके बॉक्स में या आपके लॉकर में, आपके किसी भी दराज में या गुल्लक में, तो 18 लाख का 18 लाख ही रहेगा, राइट? उसकी शायद कीमत कम हो जाएगी बिकॉज़ इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पर आपका 18 लाख का 18 लाख रहेगा। बैंक एफडी में जाएँगे तो 28 लाख, पोस्ट ऑफिस में जाएँगे तो 32 लाख, और अगर आपने इक्विटी मार्केट में निवेश किया होता यही पैसा, तो आपका लगभग ये अमाउंट जो इन्वेस्ट होके फाइनल वैल्यू बैठता 15 साल में, वो 18 लाख का बढ़ के हो जाता 62 लाख रुपीज़, राइट? तो इतना डिफरेंस है दोस्तों, एक निवेश करने में और एक सही जगह निवेश करने में और सिर्फ बचत करने में। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी अगला सवाल है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना क्यों चाहिए, कि आदमी इन्वेस्ट करता क्यों है? तो आदमी जो भी इन्वेस्ट करता है, उसके जो फ्यूचर के जितने भी फाइनेंशियल ड्रीम्स होते हैं या फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, जैसे कि आपको अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग्स करनी है, उनको अच्छे कॉलेज में भेजना है, बच्चों की शादी के लिए आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर एज के बाद रिटायर होंगे, तो आपकी रिटायरमेंट पीसफुल हो बिकॉज़ आपकी तब कोई इनकम नहीं रहेगी। तो ये जो बचत और निवेश आप आपके अर्निंग ईयर्स में करेंगे, यही आपके रिटायरमेंट एज में काम आएगी।
आपको एक कोई आपका ड्रीम हाउस लेना है या आप करोड़पति बनना चाहते हैं, ऐसा भी आपका एक सपना हो सकता है, या कोई भी आपका दूसरा गोल हो। तो जितने भी आपके फ्यूचर के गोल्स हैं, आपसे रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड, वो सभी गोल्स को अचीव करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और उसी के लिए हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, राइट? अभी अगला सवाल है कि जो भी आपने ये सपने देखे हैं या जो भी हम लोग गोल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रॉडली इनको सपने को पूरा करने के लिए 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। तो मैं हिंदी में आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ, ये 3 प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि जल्दी शुरुआत करो, जिसको हम लोग स्टार्ट अर्ली भी बोलते हैं, कि आप जितना जल्दी अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका पैसा इकट्ठा ज़्यादा होगा। बिकॉज़ जब आप ज़्यादा सेव करेंगे, लंबे टाइम के लिए करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। तो जल्दी शुरुआत करें। दूसरा है कि नियमित इन्वेस्ट करें। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग जल्दी तो शुरुआत करते हैं पर एब्रप्टली सेव करते हैं, कि 1 महीना किया, फिर 2 महीना नहीं किया, फिर 4 महीने किया, फिर 6 महीने नहीं कर दिया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये गोल बेस्ड प्लानिंग का, कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए। तो आप जल्दी भी स्टार्ट कीजिए, रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, और तीसरा है कि आप सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। अब ये सही जगह इन्वेस्ट करने का हमने ये ऑलरेडी एग्जांपल देखा ही है, कि आप इन्वेस्टमेंट एफडी में भी कर सकते हैं और इक्विटी में भी कर सकते हैं, और दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा, बिकॉज रिटर्न्स बहुत डिफरेंट है। आप थोड़ा भी रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कमाना चाहते हैं तो इक्विटी मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्लास फॉर योर फ्यूचर गोल्स। तो ये 3 प्रिंसिपल्स आप सभी को याद रखने हैं, कि स्टार्ट अर्ली, सेव रेगुलरली, इन्वेस्ट रेगुलरली, एंड इन्वेस्ट इन द राइट एसेट क्लास। अभी इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ये कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि आपको ये स्टार्ट अर्ली क्यों करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, हम लोग हमारे बच्चों के लिए एक हमेशा एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो अभी एक केस लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक पेरेंट ऐसा है जिसने बच्चे की जब 10 साल की एज होगी, उन्होंने सोचा कि बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा उसके बाद हम लोग ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो उस फादर ने जब 10 साल का बच्चा हुआ, 10,000 का मंथली एसआईपी स्टार्ट किया, और उन्होंने 10 साल तक ये इन्वेस्टमेंट किया, जब तक उसकी 20 साल की एज नहीं होगी, जब तक वो एक हायर एजुकेशन के लिए जाने के लिए तैयार नहीं हो गया। तो जैसे ही वो 20 साल की एज में हायर एजुकेशन में जाने के लिए तैयार हुआ, तो ये पिछले 10 सालों में लगभग 12 लाख रुपए जो उस कस्टमर ने इन्वेस्ट किया, उसकी वैल्यू हो गई 26 लाख रुपए, राइट? तो अगर आप 10 साल के बाद वेट करके फिर स्टार्ट करेंगे, और अगर हम लोग एज्यूम करें कि 15% का रिटर्न इक्विटी मार्केट में आया होगा आपकी एसआईपी में, तो आपको पैसा मिलेगा 26 लाख रुपए, राइट? पर अगर एक दूसरा जो निवेशक है या दूसरे जो फादर है, उन्होंने जैसा ही उनका घर में बेबी बॉर्न हुआ, उन्होंने उसके उसी उम्र से, बचपन से उन्होंने उसका ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया। तो वो फादर ने वही अमाउंट 10,000 रुपए का हर महीने सेव किया, बट बिकॉज उनके पास 20 साल रहेंगे, बिकॉज बच्चा जो एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए 20 साल में जाने वाला है, तो उनके पास सेविंग्स के लिए 20 साल बचेंगे। तो 12 लाख के बजाय वो 24 लाख रुपए सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। 12 लाख की जो वैल्यू 20वें साल में थी वो 26 लाख रुपए थी, और 24 लाख की जो फ्यूचर वैल्यू जो 20 साल की उम्र में बच्चे की होगी, वो होगी लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए दोस्तों। तो दिस इज a ह्यूज डिफरेंस। एक तरफ फादर ने सेविंग किया और वो लेट स्टार्ट किया तो 26 लाख मिला, दूसरे फादर ने जल्दी स्टार्ट किया तो उनको लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए मिला। तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू शो यू दैट वाई यू शुड स्टार्ट सेविंग अर्ली एंड इन्वेस्टिंग रेगुलरली इन द राइट एसेट क्लास। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको भी और दिखाता हूँ, कि सपोज आप अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। अभी एक आदमी ने कमाना स्टार्ट किया 25 साल से, तो उन्होंने रिटायरमेंट की प्लानिंग अपनी 25वें साल से स्टार्ट कर दी, कि भले ही वो रिटायर होना चाहते हैं सपोज 60 साल की एज में। और दूसरा जो कस्टमर है, उन्होंने 45 की एज में रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट की, उन्होंने भी जब तक वो 60 के हुए तब तक उन्होंने सेविंग की। तो दोनों ने सेविंग स्टार्ट की, डेट अलग अलग ली, एक ने 25वें साल में स्टार्ट किया, एक ने 45वें स्टार्ट में स्टार्ट किया। दोनों ने सेविंग किया 60 एज तक, और दोनों ने इन्वेस्टमेंट भी तभी तक किया। अगर आप देखेंगे कि जिस कस्टमर ने 45 साल में स्टार्ट किया था, वो भले ही 20,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने जो 15 साल में टोटल सेविंग किया 36 लाख किया, वो 36 लाख इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 1 करोड़ 23 लाख रुपए। क्लियर सर? जो दूसरे कस्टमर थे जिन्होंने 25वें साल में स्टार्ट
एट द एज ऑफ 60 इनकी वैल्यू होगी 11 करोड़ 41 लाख रुपए दोस्तों, और जो इन्होंने लेट स्टार्ट किया था उनकी वैल्यू होगी 1 करोड़ 23 लाख की। तो देर इज ए ह्यूज डिफरेंस, लगभग 10 से 11 गुना का उनकी वेल्थ में डिफरेंस हुआ, दो रीजन की वजह से। एक कि 25वें साल में स्टार्ट करने के बशर्ते दूसरे ने 45वें में स्टार्ट किया, दूसरा इन्होंने भले 10,000 सेव किया, उन्होंने 20,000 सेव किया था, बट उनको सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए कम समय मिला था, इनको समय ज्यादा मिला। तो जो मेजर जो आपकी वेल्थ में जो डिफरेंशियल अमाउंट क्रिएट होता है वो आपके डिसिप्लिन से क्रिएट होता है कि आपने कितने लंबे समय तक सेविंग किया और कितने टाइम के लिए सेव किया, राइट। और दोनों ने सेम इक्विटी एसेट क्लास में सेव किया, फिर भी इतना डिफरेंस है। तो हमारे जो 3 प्रिंसिपल्स है वो यही प्रूव करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी शुरुआत कीजिए आपके कोई भी गोल के लिए, रेगुलरली इन्वेस्ट कीजिए, और तीसरा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, राइट। तो ये कुछ 3 प्रिंसिपल्स की स्टोरी के साथ मैं आगे चलता हूँ। अभी आपके माइंड में आएगा कि क्या ये इतना ईजी है। देखिए इजी में क्या है कि आपको दो चीजें इसमें चाहिए, एक आपको डिसिप्लिन चाहिए और एक आपको पेशेंस चाहिए। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं और पेशेंस मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इक्विटी मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न कमाएंगे। पर आप में से कई लोगों का बहुत बुरा एक्सपीरियंस भी हुआ होगा, तो क्या बुरे एक्सपीरियंस होते हैं मैं उसकी भी बात करता हूँ। तो बुरे एक्सपीरियंस ये हो सकते हैं कि व्हाट कैन गो रॉन्ग, ये स्टोरी में क्या गलत हुआ होगा या हो सकता है। तो ब्रॉडली दो चीजें गलत हो सकती हैं, एक कि आपने म्यूचुअल फंड में स्कीम में इन्वेस्टमेंट तो किया पर म्यूचुअल फंड की एक स्कीम ही गलत चुन ली, बिकॉज देर आर अबाउट 40-50 म्यूचुअल फंड, हजारों म्यूचुअल फंड की स्कीम है, और आपने अनफॉर्चुनेटली बहुत ही फालतू स्कीम में ये एसआईपी अपना स्टार्ट किया। एक वो गलती हो सकती है, और दूसरी हो सकती है कि जब आपने एसआईपी स्टार्ट किया उसके बाद से मार्केट खराब ही जा रहा है तो आपका टाइमिंग रॉन्ग हो गया। तो ये दो शंकाएं आपके माइंड में होंगी कि अगर ये दो तकलीफें मेरे माइंड में आ गई तो मेरी एसआईपी का क्या होगा। तो एक उदाहरण से ये भी समझते हैं। अभी देखिए 2000 में, मार्च 2000 में सपोज किसी ने एक एसआईपी स्टार्ट की किसी टेक्नोलॉजी के फंड में, उस टाइम पे काफी टेक्नोलॉजी का बूम था, काफी टेक्नोलॉजी के फंड भी लॉन्च हुए थे। अगर वो 10 रुपए की एनएवी से फंड स्टार्ट हुआ था और किसी ने अनफॉर्चुनेटली तभी वो एसआईपी स्टार्ट की, उसके बाद से मार्केट, आप सभी को मालूम है कि .com बस्ट हुआ था, मार्केट एकदम क्रैश हुआ था, 6000 से लगभग 2700 का मार्केट आ गया था। आपने अनफॉर्चुनेटली आईटी वाली कोई स्कीम में एसआईपी स्टार्ट किया, तो जो एसआईपी आपकी 10 रुपए से स्टार्ट हुई थी वो धीरे 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 गिरते 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 उसका जो एनएवी आ गया था लगभग कुछ 18 से 20 महीने में उसका एनएवी आ गया था 2 रुपया 15 पैसे का। तो आपके माइंड में ये शंका होगी, भाई मैंने जो 10 रुपए से एसआईपी स्टार्ट की थी, 10-10 हजार रुपए हर महीने डाल रहे थे, तो आपने 20 महीने में 2 लाख रुपए डाल दिया, और वो 2 लाख की वैल्यू होगी 99,000 रुपीज, बिकॉज आपने जो एसआईपी स्टार्ट कर रहे थे वो 10 पे भी पैसा डाला, 7 रुपए 80 पैसे में भी पैसा डाला, 6 रुपए में भी डाला, 5 रुपए में भी डाला, 4 रुपए में भी आपने डाला, 3 रुपए में भी एसआईपी की, और आपका 2 रुपए में भी आपने एसआईपी किया। तो आपकी जो वैल्यू होगी टोटल, इतने यूनिट्स आपको मिले कि आपकी जो 2 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सिर्फ 99,000 की आ गई। तो कोई भी आदमी वो 20वें महीने में बाहर निकल गया होगा वो स्कीम छोड़ के, तो उनको 2 लाख के बदले 99,000 ही मिला होगा। तो ये एक स्कीम गलत सिलेक्ट हुआ हुआ, ऐसा आपके माइंड में भी डाउट आ रहा होगा। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप जानते हैं 2001 में जब ये हम 2 रुपए का रेट देख रहे थे, उसके बाद से लेकर आने वाले लगभग 1.5-2 साल तक ये 2 रुपए की रेंज में ये फंड की वैल्यू रही थी। तो इसकी जो एनएवी थी वो लगभग 2, 2.25, 3 रुपए के बीच में घूमती रही, 1.5 से 2 साल कोई मूवमेंट नहीं था, पर आपने एसआईपी अपना चालू रखा। तो आपकी वो पिछले, मैंने स्लाइड में आपको दिखाया कि ये 20 किस्तों में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ था, यहाँ पे 40 किस्तें हो गई, तो 40 किस्तों में आपका भी वैल्यू हो गया 3 लाख रुपए का। अब अभी भी 1 लाख के नुकसान में, बिकॉज मार्केट का एनएवी तो 2 रुपए 65 पैसा ही है, राइट। तो भी आप नुकसान करते अगर आप यहाँ पे भी एग्जिट कर लेते तो, राइट। पर अगर किसी कस्टमर ने वो एसआईपी को कंटिन्यू किया, और आप देखेंगे 2006 में लगभग 6 साल के बाद वो एनएवी 10 रुपए की वापस बढ़ के 10 रुपए पे वापस आई, तो लोगों ने राहत की सांस ली कि चलो जो 10 रुपए की एनएवी थी मैं इन्वेस्टमेंट उसमें करता आ रहा हूँ, और आज वो वापस 10 रुपए की आ गई। तो आप कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि वो वैल्यू क्या होगी होगी उस एसआईपी की। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने वो जो एसआईपी की लगभग 6 साल, मतलब 5 साल और 11 महीने, लगभग 71 महीने, 71 महीने में आपने जो पैसा लगाया वो लगाया 7,10,000 रुपए। भले ही आपकी एसआईपी 10 रुपए से वापस 10 रुपए पे आई, पर आपकी जो वैल्यू हो गई थी वो 7 लाख रुपए की, वो हो गई थी 17.5 लाख रुपए। क्लियर? बिकॉज आपने पेशेंस रखा,
बिकॉज आपने डिसिप्लिन रखा। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, अगर आप पेशेंस रखते हैं, अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं, तो भले आपकी स्कीम भी गलत, आपने गलती से सेलेक्ट कर लिया, तो भी आपका लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होता है। ये एग्जांपल में हमने देखा कि 6 साल में वो कस्टमर की 7 लाख की जो इन्वेस्टमेंट थी उसकी वैल्यू होगी 17.5 लाख की, और ये 30% CAGR हो गया, विच इज मच बेटर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल। अभी एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार अगर ये SIP आज भी चालू रखी होगी किसी ने तो क्या होगा, अभी वो भी देखते हैं। अभी वो वाली SIP अगर आपने चालू रखी है तो लगभग 265 महीने बीत चुके हैं, 26 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो 26 लाख रुपए अगर किसी ने इन्वेस्ट किए होंगे SIP में, तो 26 लाख की कीमत आज होगी लगभग 4 करोड़ 18 लाख रुपए, राइट? बिकॉज वो NAV उस फंड की आज जो 2 रुपए थी वो बढ़ के अभी 162 हो गई है पिछले 22 सालों में। तो 26 लाख का इन्वेस्टमेंट, आज की वैल्यू 4 करोड़ 18 लाख, और जो उसमें जो एनुअलाइज रिटर्न जिसको हम लोग CAGR बोलते हैं, एनुअलाइज ग्रोथ रेट, वो लगभग 21% का है, जो आप देख सकते हैं किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है। अभी आपके माइंड में होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, वो इस एग्जाम्पल से देखिए। बिकॉज SIP में क्या होता है, आप हर मार्केट में यूनिट्स परचेज करते रहते हैं। तो जो 10,000 रुपए आपने NAV 10 रुपए की, तो आपको 1000 यूनिट मिले। जैसे जैसे आपका NAV गिरता है वैसे वैसे आपके यूनिट्स ज्यादा आने लगते हैं, राइट? सपोज 10 रुपए की NAV में 10,000 रुपए में 1000 यूनिट आए, तो 2 रुपए की NAV में वही म्यूचुअल फंड में आपको 5000 यूनिट मिलेंगे। वही सेम चीज आपको 2 रुपए में 5000 यूनिट की मिली, वही सेम चीज आपको 10,000, जो 10 रुपए का रेट था उसमें आपने 1000 यूनिट ली। तो बिकॉज आप हर लेवल पे परचेज करते रहते हैं, तो आपकी जो एवरेज परचेज प्राइस आती है वो बहुत नीचे आती है। इसको हम लोग रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं। तो आपका जो भी एडवांटेज हुआ वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग से हुआ। आपका डिसिप्लिन आपने मेंटेन रखा, आपने रेगुलरली सेविंग्स चालू रखी, रेगुलरली इन्वेस्टमेंट चालू रखा, और पेशेंस रखा, सबसे बड़ी बात हुआ है। तो दिस इज वन ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंत्रा ऑफ वेल्थ क्रिएशन, राइट? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी दूसरा था कि चलो स्कीम सिलेक्शन तो गलत थी, पर मेरी टाइमिंग और भी खराब रही। बिकॉज आपके माइंड में अभी पिछले 2 साल में जो एक्सपीरियंस हुआ है कोविड का, अगर आप उससे रिलेट करते हैं कि मार्केट वापस 50% गिर गया था, तो क्या होगा? तो अभी हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं कि अभी किसी कस्टमर ने 2015 में SIP स्टार्ट की। अप्रैल में 2015 में किसी ने 10,000 रुपए की SIP स्टार्ट की, और वो हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहे। तो 6 सालों में, जब कोविड इंडिया में स्टार्ट हुआ मार्च 2020 में, जिसके बाद मार्केट क्रैश हुआ था अप टू आई थिंक 27-28 हजार पे मार्केट जो आ गया था हमारा 40% गिरने के बाद। अगर किसी कस्टमर ने एग्जैक्टली 5 साल कोविड से पहले SIP स्टार्ट किया था, तो उसकी 60 किस्तें गई, 60 इंस्टॉलमेंट 10-10 हजार की, तो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट हुआ था। वो 6 लाख रुपए की जो कीमत है वो कोविड के दिनों में हो गई थी 5,27,000, जब मार्केट आपका क्रैश हुआ था, राइट? तो ये आपकी टाइमिंग रॉन्ग होगी। पर मैंने आपको प्रिंसिपल भी बताया कि भले आपकी टाइमिंग रॉन्ग होगी, स्कीम सिलेक्शन गलत हुआ, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और कन्विक्शन होना चाहिए मार्केट में, और थोड़ा डिसिप्लिन। तो अगर किसी ने पेशेंटली डिसिप्लिन तरीके से अपनी SIP को कंटिन्यू किया और 6 महीने और बढ़ाया, तो 6 महीना में 6 किस्तें और गई, तो जो 6,60,000 का इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू हो गई 7,64,000 रुपए, राइट? मतलब उनका 5.25% का रिटर्न आ गया। अभी किसी कस्टमर ने और भी कन्विक्शन दिखाया, उन्होंने 1 साल और कंटिन्यू किया, तो उनकी SIP जो 2021 मार्च तक कंटिन्यू की, तो उनकी 10 किस्तें और गई, मतलब 1,20,000 और गया, और वो 7,20,000 की वैल्यू हो गई 21 मार्च को 10,76,000 रुपए, लगभग 11 लाख की वैल्यू हो गई, राइट? आगे बढ़ते हुए, अगर किसी ने आज भी वो SIP स्टार्ट की है, मतलब उनकी लगभग 16 किस्तें और गई होंगी 2021 के बाद, तो टोटल 88 किस्तें गई 10-10 हजार की, 8,80,000 रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ, और उनकी आज की कीमत है 15 लाख रुपए, राइट? और ये रिटर्न कितना बैठता है? लगभग 14% का एनुअलाइज ग्रोथ रेट, कंपाउंडेड रिटर्न है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपकी टाइमिंग भी गलत होती है, कि आपने SIP स्टार्ट किया, उसके बाद कुछ भी एक बुरी घटना हुई, पेंडेमिक आ गया या वॉर हो गया या कुछ भी एक अनफोर्सीन अनप्लेजेंट इवेंट हो गया जिससे मार्केट क्रैश हो गई, तो भी आपको दो चीजें माइंड में रखनी है कि आपको पेशेंस रखना है और डिसिप्लिन रखना है। ये उसका एग्जांपल ही, आपने पेशेंस रखा और डिसिप्लिन रखा, तो जो SIP आपकी -5% रिटर्न दे रही थी,
1.5-2 साल में वो एसआईपी का रिटर्न बदल के हो गया 14% का। अगर आपने घबराहट में एसआईपी रिडीम कर लिया होगा तो आपका नेगेटिव रिटर्न हुआ होगा, पर आपने पेशेंटली उसको चालू रखा तो आपका 14% का रिटर्न हो गया। राइट दोस्तों, इसके बाद मार्केट और बढ़ती है तो आपका रिटर्न और भी बेहतर होगा। तो ये दो जो आपके माइंड में जो डाउट है कि स्कीम गलत आ गई या टाइमिंग गलत होगी, दोनों चीजों का एक इलाज है कि आप उसको कंटिन्यू कीजिए, अपने एडवाइजर के साथ बैठ के आप डिसाइड कीजिए कि और क्या उसमें कर सकते हैं। बट जो बेसिक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन और कन्विक्शन एंड पेशेंस, राइट। अभी आपके अगला सवाल होगा कि एसआईपी करना है तो कौन से फंड में करना चाहिए। आज इंडियन मार्केट में इतने सारे जो म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, उसमें से कुछ लार्ज कैप फंड है, कुछ मिड कैप फंड है, कुछ स्मॉल कैप फंड है, कुछ डाइवर्सिफाइड फंड है, कुछ फ्लेक्सी कैप फंड है, कुछ टैक्स सेविंग के फंड है, कुछ थीमेटिक्स फंड्स हैं। तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल, पर आपको क्या फंड सेलेक्ट करना है जो आपकी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, जो आपको सूटेबल हो, आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से, और आपकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कितने सालों की, उसके हिसाब से आप अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठिए और उसके बाद आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज माइंड में रखना है, आप एसआईपी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि एक ही स्कीम में करना है। आप एक स्कीम, दो स्कीम, तीन स्कीम, चार स्कीम, जितनी भी स्कीम आप सेलेक्ट करना चाहे उसमें आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो जैसा बोलते हैं कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इनटू वन बास्केट, मतलब आपके सभी अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखने। आपको रिस्क डाइवर्सिफाई करने के लिए आप स्कीम भी अलग अलग ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लार्ज कैप ले सकते हैं, एक मिड कैप ले सकते हैं। तो जो भी आपका एडवाइजर आपको जो हमसे बेहतर समझता है, आपकी नीड को समझता है, आपके प्रोफाइल को समझता है, आपका होराइजन को समझता है, उस एडवाइजर के साथ बैठिए और उनके साथ आप एक बुके ऑफ फंड्स सेलेक्ट कीजिए और उसमें आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हुए अभी आपके माइंड में आया होगा कि म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे रिटर्न देते हैं लॉन्ग टर्म इक्विटी में। टाइमिंग के बारे में भी हमने बात कर ली कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कब स्टार्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए स्टार्ट कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक कहावत है, टाइमिंग इज नॉट द इंपॉर्टेंट, टाइम इज इंपॉर्टेंट। मतलब आप कौन से इंडेक्स लेवल पे स्टार्ट कर रहे हैं वो ज्यादा महत्व नहीं रखेगा कि आप 60,000 के इंडेक्स पे स्टार्ट करेंगे, 55 पे करेंगे, 65 पे करेंगे। आप कितने समय के लिए, मतलब टाइम कितना देंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 5 साल देंगे, 10 साल देंगे, 15 साल देंगे, 20 साल देंगे, जितना आप लॉन्ग टर्म उस एसआईपी को देंगे उतना वो ग्रो ज्यादा होगा, उतना उसका अच्छी रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। बिकॉज शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी होगी, तो शॉर्ट टर्म में एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। कि आपने सपोज 6 महीना के एसआईपी किया और 6 महीना में मार्केट नहीं चला तो आपके नेगेटिव रिटर्न भी हो सकते हैं। पर जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ाएंगे आपका प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव और अच्छी रिटर्न आने की बढ़ जाएगी। तो टाइमिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइम इज इंपॉर्टेंट। अभी आप सोच रहे होंगे कि चलो अच्छी टाइमिंग के लिए हम लोग क्या करें। आपका एडवाइजर पूछेगा कि कब से स्टार्ट करनी है, तो आपका जवाब हो सकता है कि दिवाली पे करते हैं, कि दिवाली आने वाली है 2-3 महीने के बाद तब स्टार्ट करते हैं। आप बोल सकते हैं कि होली पे शुभ मुहूर्त है तो शुभ मुहूर्त होली पे एसआईपी स्टार्ट करते हैं। आपके माइंड में होगा कि जिस दिन डॉटर का बर्थडे आप उस दिन से करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आपके माइंड में होगा कि 2022 तो आधा निकल गया, 2023 से स्टार्ट करते हैं, वो भी सही जवाब है। फिर आपका जवाब होगा कि अभी तो मैंने नया नया नौकरी स्टार्ट किया, अभी दूसरे बहुत लाइबिलिटीज हैं, मैं कुछ सालों के बाद करता हूँ। तो आपके कुछ भी ये रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी आपकी जस्टिफिकेशन हो सकती है कि आप एसआईपी कब स्टार्ट करना चाहें। वी रिस्पेक्ट दिस डिसीजन, ये आपका डिसीजन आप कभी भी कर सकते हैं। पर ये डिसीजन लेने से पहले मैं आपको 2 स्लाइड और दिखाना चाहता हूँ, तो आपका थोड़ा जवाब थोड़ा चेंज हो सकता है। अगर आप अपने एसआईपी को 1 साल के लिए भी डिले करते हैं ना, तो कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सपोज एक कस्टमर ने 10,000 की एसआईपी की, एक ने 20 साल के लिए की और एक ने 1 साल के लिए आलस कर लिया कि बॉस अभी क्या जल्दी है, आराम से करते हैं ना। तो 1 साल में तो क्या फर्क पड़ेगा। आपकी बात बिल्कुल सही है कि 1 साल में कुछ लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको अमाउंट दिखा देता हूँ। अगर आप 20 साल की एसआईपी करते हैं 10,000 की, 240 महीने में 24 लाख इन्वेस्ट होगा, 19 साल में 22,80,000 इन्वेस्ट होगा। पर अगर दोनों केसेस में 15% का कंपाउंडेड रिटर्न आए तो जो कंपाउंडिंग की वजह से डिफरेंस होगा ना दोस्तों, वो होगा लगभग 22 लाख रुपए का। बिकॉज 20 साल की जो एसआईपी है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,51,000, वही रेट ऑफ रिटर्न पे 19 साल वाले की एसआईपी हो जाएगी 1,30,000 की। लगभग 21-22 लाख का डिफरेंस आपकी वेल्थ में क्रिएट हो सकता है अगर आप अपना ये डिसीजन को डिले करते हैं सिर्फ 1 साल के लिए। तो अगर आपके माइंड में ये सब बातें चल रही हैं कि बॉस बात तो बहुत अच्छी है, थोड़ा सोच के करते हैं, थोड़ा सलाह लेते हैं, थोड़ा रुक लेते हैं, शुभ मुहूर्त पे लेते हैं, अभी दूसरी चीजों की डिमांड बहुत है, तो उसके हिसाब से आप लेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
but this can be a differential which would be happening because of your delay in the decision. तो एक ये एग्जांपल आप माइंड में रखिए। अभी दूसरा आपके माइंड में एक सवाल और हो सकता है कि यार अभी तो बाजार बहुत ऊपर है। आपकी बात सही है कि बाजार आज भी 59,000 के आसपास है, कुछ दिनों में शायद 60,000 हो जाएगा। तो आपके माइंड में होगा कि इतने ऊपर बाजार पे एसआईपी स्टार्ट करने की क्या जरूरत है, वेट करते हैं। तो एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। सपोज आप ये जो ब्लू कलर में किसी ने एसआईपी किया, वो इतने कम नसीब वाले कस्टमर थे कि उन्होंने जिस भी साल में एसआईपी के लिए एक ईयरली इंस्टॉलमेंट डाला, सपोज वो ईयरली पैसा डालते थे, मंथली नहीं, और उन्होंने साल में जिस दिन भी पैसा डाला ना, उस दिन वो साल का इंडेक्स सबसे ऊपर था। आप समझे? फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर में 2021 में सपोज इंडेक्स 60,000 का था, तो किसी ने जिस दिन एसआईपी किया उस दिन वो टॉप का इंडेक्स ही था। फिर अगले साल एसआईपी करने के लिए उन्होंने एक किस्त अगले साल डाली, उस दिन भी वो साल का टॉप इंडेक्स था। मतलब आप जिस दिन भी डालते हैं पैसा, उस दिन सबसे टॉप लेवल का इंडेक्स है। इतने आप बदनसीब हैं, तो भी आपने एसआईपी में डिसिप्लिन और कन्विक्शन और पेशेंस रखा, तो 34 साल में जो रिटर्न बनाना वो आपका लगभग 12% का रिटर्न आया। मतलब एक बदनसीब कस्टमर की जो रिटर्न आई वो 12% की आई, और एक बहुत ही होशियार कस्टमर है, होशियार तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत ही नसीब वाला कस्टमर है, क्योंकि होशियार होना तो बहुत मुश्किल है धंधे में। अगर कोई बहुत नसीब वाला कस्टमर है, तो उन्होंने जिस दिन भी इन्वेस्टमेंट किया उस साल में, उस साल का सबसे लोवेस्ट इंडेक्स था। मतलब ही वाज एबल टू टाइम द मार्केटली परफेक्टली। तो बहुत परफेक्शन से वो टाइमिंग करते थे कि जब सबसे नीचे वाला लेवल है तभी इन्वेस्ट किया। वो केस में उनका जो सीएजीआर जो रिटर्न आया वो लगभग 1.5% ज्यादा उन्होंने कमा लिया। मतलब वो 12% के बदनसीब कस्टमर से उन्होंने 2% ज्यादा, लगभग 14.21%, 14.25% का रिटर्न आया। तो अभी ये संभावना बहुत कम है कि आप बहुत बदनसीब होंगे या बहुत नसीब वाले होंगे। संभावना आप क्या क्रिएट कर सकते हैं कि आप ये टाइमिंग के लफड़े में नहीं पड़े, आप एक डिसिप्लिन में आ जाए। अभी एक हमारे तीसरे कस्टमर है जो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन वाले थे। उन्होंने एक डेट डिसाइड कर लिया कि बॉस मैं तो सिर्फ इसी दिन डालूंगा, कुछ भी इंडेक्स हो। वो तीसरे कस्टमर के साथ क्या हुआ, उन्होंने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ किया, तो उनका जो रिटर्न आया सेम पीरियड में वो आया 13.27%, विच इज मिड ऑफ दिस, राइट दोस्तों? तो अगर आप टाइमिंग के लफड़े में नहीं पड़ते हैं, टाइम के लफड़े में पड़ते हैं, तो आपका जो रिटर्न आएगा वो जो बहुत नसीब वाले कस्टमर से लगभग उनके पास, आप टाइमिंग डज नॉट मैटर, टाइम मैटर, रेगुलरिटी मैटर एंड डिसिप्लिन मैटर, राइट? तो आई होप ये भी आपको जवाब मिल गया होगा कि आपको कब से एसआईपी स्टार्ट करना है। अभी एसआईपी करनी क्यों चाहिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किया उससे जो हमको जो समझ में आया कि एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठना है, डिसाइड करना है कि मुझे 10 साल, 15 साल, 20 साल कब के लिए एसआईपी करनी है। एक एसआईपी 10 साल के लिए करनी है बच्चे की पढ़ाई के लिए, एक 15 साल उसकी शादी के लिए, एक 25 साल अपनी रिटायरमेंट के लिए, एक 5 साल के लिए आपकी गाड़ी के लिए। तो आप एक ड्रीम डिसाइड कीजिए, उसके हिसाब से एसआईपी अमाउंट डिसाइड कीजिए। कोई इसमें पेपर वर्क नहीं है, घर बैठे बैठे डिजिटली आप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगा। हर महीने आपके बैंक से ईसीएस मैंडेट से ऑटोमेटिकली पैसा डेबिट हो जाएगा, अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट होगा। और जैसा मैंने बताया कि बाजार के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, तो हर उतार चढ़ाव में आपकी एसआईपी इन्वेस्ट होती रहेगी। जब बाजार महंगा होगा तो कम यूनिट्स परचेज करेंगे, बाजार बहुत सस्ता होगा तो ज्यादा यूनिट परचेज करेंगे। नॉर्मली उल्टा होता है कि बाजार ऊपर होता है तो लोग बाय करने आते हैं, और बाजार नीचे होता है तो लोग घबरा के निकल जाते हैं। बट बिकॉज आपने एसआईपी का डिसिप्लिन रखा, ऊपर वाले बाजार में भी आप निवेश करेंगे, कम यूनिट्स खरीदेंगे, नीचे वाले बाजार में भी आप निवेश करेंगे, ज्यादा यूनिट खरीदेंगे। तो वही चीज आप ज्यादा खरीदेंगे सस्ते दाम में, तो आपको रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो ये सभी बेनिफिट्स हैं एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के। मैं वापस आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर किसी ने 15 साल तक 25,000 रुपए हर महीने डाले हैं, ये हिस्टोरिकल डेटा मैं दिखा रहा हूँ, विच मे और मे नॉट रिपीट, बट वेरी लाइकली दिस कैन हैपन, कि अगर किसी ने पिछले 25 सालों में 15 सालों में सॉरी 15 साल तक 25,000 रुपए हर महीने डाला, मतलब एक साल का 3 लाख रुपए हुआ, 25,000 इंटू 12 3 लाख, और 15 साल इंटू 3 लाख मतलब 45 लाख रुपए। अगर किसी ने 45 लाख रुपए का दोस्तों एसआईपी में इन्वेस्टमेंट किया है धीरे धीरे करके 15 सालों में, ये हिस्टोरिकल रिटर्न है।
31 मार्च को वो जो पैसा था उसकी जो वैल्यू होगी लगभग 2 करोड़ की हो गई है, राइट? तो दिस रिटर्न इज क्लोज टू सम 17.9%, जो एक एवरेज है सभी म्यूचुअल फंड स्कीम का। तो जितनी भी म्यूचुअल फंड की स्कीम पिछले 15 सालों में चल रही है उन सब का एवरेज है। इसमें से कुछ ऊपर भी होंगी, कुछ नीचे भी होंगी। सबसे बेस्ट सुनना भी मुश्किल है, सबसे बॉटम लेना भी बहुत मुश्किल है। एवरेज हमने पकड़ा, तो एवरेज जो रिटर्न आया उसके हिसाब से जो 45 लाख रुपए या 25-25 हजार रुपए हर महीने सेविंग हुआ है उसका 2 करोड़ का वैल्यू है। तो this is the amount of wealth people have created by maintaining this discipline of investing regularly over a period of time, right? आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम लोग वापस एग्जांपल वापस लूं कि आप 5,000 की एसआईपी भी कर सकते हैं, आप 1,000 की भी कर सकते हैं, 20,000 की भी कर सकते हैं। आपके जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से एसआईपी का अमाउंट डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप 8% की स्कीम में करते हैं, 25,000 की एसआईपी में लूं, तो आपका 1.43 करोड़ का वेल्थ क्रिएट होगा 20 सालों में। 12% की अगर रिटर्न आती है तो लगभग 2 करोड़ 30 लाख का वेल्थ क्रिएट होगा। और अगर 15% का रिटर्न आता है तो आपका लगभग 3 करोड़ 32 लाख का वेल्थ क्रिएट होता है 20 सालों में, राइट? तो दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न विच SIPs हैव जनरेटेड इन लॉन्ग टर्म हिस्टोरिकली, एंड these आर द रिटर्न्स विच वी कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट so many years going forward, because इंडिया की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है उससे इंडिया में ग्रोथ आने वाला है। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ भी होगा। इंडिया में जो इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी को हम लोग कंबाइन करते हैं, जो एक बैरोमीटर होता है कि क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, तो इंडिया का जो जीडीपी 7-8% का है, इन्फ्लेशन 7-8% का रहता है, तो आप लॉन्ग टर्म में लगभग 12 से 15-17% का रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं इन इक्विटी मार्केट। बट वो एक सिंगुलर लीनियर लाइन नहीं होगा, उसमें उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव आते रहेंगे। आपको अपना कन्विक्शन स्ट्रांग रखना है। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के आपको अपनी ये जितनी भी आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके आंसर उससे लेने हैं। अगर आप डिसिप्लिन रखते हैं तो दिस इज द अमाउंट ऑफ वेल्थ यू कैन क्रिएट, राइट? तो अगर आपका सवाल है कि बॉस मेरा इतने वेल्थ से भी कुछ नहीं, मुझे थोड़ा और बेहतर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अभी थोड़ा बेहतर चाहिए तो आपको थोड़ा और एक्स्ट्रा सेव करना पड़ेगा। अभी एक्स्ट्रा सेव के लिए एसआईपी में ऑलरेडी एक प्रोविजन गया जिसको हम लोग एक टॉप अप एसआईपी बोलते हैं। तो जैसे आप म्यूचुअल आपके मोबाइल में एक टॉप अप आप ऐड करते हैं ना, कि 10 रुपए का आपने टॉप अप रिचार्ज कर दिया, तो अगर आप अपनी एसआईपी में भी एक टॉप अप का ट्रिगर डाल देते हैं, तो एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई 10,000 की एसआईपी कर रहा है विदाउट टॉप अप, तो 30 सालों में 36 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। 36 लाख की वेल्थ क्रिएट होती है 3 करोड़ रुपए, 12% के हिसाब से हमने एग्जांपल लिया। और अगर किसी ने इसमें टॉप अप डाल दिया कि बॉस मैं 10,000 के साथ हर महीने, बिकॉज मेरी इनकम बढ़ती है हर साल, तो मैं मेरी एसआईपी भी सिर्फ 1,000 रुपए से हर साल बढ़ाऊंगा, विच इज अ वेरी नॉमिनल अमाउंट। आप पहले साल तो 10-10 हजार के 12 किस्तें दे रहे हैं, फिर 13वें महीने से 24वें महीने आप 11-11 हजार की किस्तें देंगे, 25वें महीने से 36वें महीने तक 12-12 हजार की किस्त देंगे, और इस तरीके से आप हर साल सिर्फ 1,000 से ही अपना एसआईपी का टॉपअप बढ़ाते हैं। तो आपका जो सेविंग था वो 36 लाख के बजाय 88 लाख रुपए हो जाएगा। एक तो है कि आपकी सेविंग्स बढ़ जाएगी, आप चोरी करते रहे धीरे धीरे आपके अमाउंट में से और एसआईपी बढ़ाते रहे, तो आपकी जो इनकम में से आप थोड़ा थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, 10,000 की एसआईपी जो 30 साल में 36 लाख बचाने वाली थी वो आप 88 लाख बचाएंगे, और उससे जो अलग डिफरेंस आप क्रिएट करेंगे अपनी वेल्थ में करेंगे आने वाले 30 साल में, वो ये होगा कि 3 करोड़ जो एक्सपेक्टेड आपका वेल्थ था 12% पे, उसकी बजाय ये सेविंग रेट पे आपका जो वेल्थ क्रिएट होगा वो लगभग 5 करोड़ 33 लाख का होगा दोस्तों, राइट? अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो थोड़ा ज्यादा सेव करना पड़ेगा। तो दिस इज वेरी सिंपल। ये सभी प्रोविजंस हमारे एसआईपी की जो एप्लीकेशन है उसमें इनबिल्ट है। आप बहुत इजीली आपकी कैपेसिटी के हिसाब से 1,000 का एसआईपी का टॉपअप कराना चाहते हैं, 5,000 का, यू कैन डिसाइड, राइट? तो अगर हम लोग समरी की बात करें दोस्तों, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आज ये है, ये अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, कि आप सेविंग्स इंडिया में बहुत अच्छे से लोग करते हैं। एक हाउसवाइफ भी बहुत अच्छी सेविंग्स करती है। जो हस्बैंड की जो इनकम आती है उसमें से धीरे धीरे कुछ लोग पैसा बचा के रखते हैं, वो सेविंग्स होती है। तभी हमको सेविंग्स नहीं करनी, हमको इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो सबसे जरूरी है कि आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपको सेविंग्स भी ज्यादा होगा, वेल्थ भी ज्यादा क्रिएट होगा। तो इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द करो, रेगुलरली करो। जैसा मैंने बोला कि आपको लगे कि 2 साल अभी मैं इसमें से छुट्टी ले लेता हूं, तो इन्वेस्टमेंट में से छुट्टी मत लीजिए, उसको रेगुलरली कीजिए।
जितना रेगुलरली करेंगे उतना आपका प्रोबेबिलिटी वेल्थ क्रिएट करने का ज्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो सही जगह कीजिए। आप बैंक एफडी में भी कर सकते हैं, पीपीएफ में भी कर सकते हैं, एनएससी में भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एफडी में भी कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। पर आप इक्विटी में करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपका पैसा ज्यादा बनेगा, तो सही प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में रिस्की हो सकती है, पर हमने लॉन्ग टर्म में देखा कि कम रिस्की है, जैसा हमने कोविड के एग्जांपल में देखा, या टेक्नोलॉजी का जो 2000 के सन में जो बस्ट हुआ था .com, वो हमने एग्जांपल देखा। अगर आपने भी पिछले 6 महीने में भी आपने देखा होगा कि बाजार नीचे जाके 51,000 हुआ पर वापस रिकवर हुआ, तो ये रिकवरी ब्रेक चलता रहेगा शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्ग टर्म में इक्विटी इज द बेस्ट एसेट क्लास। तीसरा, आप खुद से कोई स्टॉक सेलेक्ट करने जाएंगे तो उसमें आई डोंट नो वेदर आपकी कैपेबिलिटी, स्किल सेट, आपके पास टाइम, आपका रिसर्च क्या है, वो भी आप कर सकते हैं। पर हमने देखा कि म्यूचुअल फंड की रिटर्न्स बहुत अच्छी हैं, तो काफी म्यूचुअल फंड की स्कीम इक्विटी मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो म्यूचुअल फंड सही है, हम सब लोग जानते हैं। और ये सब डिसीजन लेने के लिए, आपको डिसिप्लिन रखने के लिए, आपको कन्विंस रखने के लिए, आपको पेशेंट रखने के लिए आपके लाइफ में एक एडवाइजर बहुत जरूरी है दोस्तों। तो जो एडवाइजर को आपने आपको आज इनवाइट किया है, वो एडवाइजर भी आपके लिए जरूरी है। तो ये सब कुछ चीजें याद रखेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीका है निवेश करने का, बहुत ही सिंपल तरीके है वेल्थ क्रिएट करने का। लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, पर दिस इज अ वेरी सिंपल जर्नी, प्रोवाइडेड जो हमने प्रिंसिपल्स लिए उस पर आप ध्यान रखते हैं, राइट। तो एसआईपी को समझने का एक और तरीका भी मैं बताता हूँ कि सपोज आप एक घर लेते हैं, सपोज आप 1 करोड़ का घर लेते हैं, तो आप 1 करोड़ का घर लेने के लिए बैंक को 1 करोड़ रुपए देते हैं, पर उसके सामने आपको ईएमआई देने पड़ते हैं अगर आपने लोन पे घर लिया है तो, राइट। तो 1 करोड़ का भुगतान करने के लिए आप 15, 20, 25 साल तक ईएमआई देते रहते हैं। तो अब ये रिवर्स है, आपको फ्यूचर में 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसके लिए आप अभी से सेविंग स्टार्ट कीजिए। तो आपकी जर्नी रिवर्स स्टार्ट कीजिए, आप धीरे धीरे सेव करके आप एक लंबे वेल्थ को अचीव करने का गोल ले सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ एसआईपी एंड दिस बेसिक प्रिंसिपल, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर. So this is from my side. Kaushik, if you are there, we can have couple of questions also. Kaushik ji. Yes, sir, I am here. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू, आपने इतना कॉम्प्लेक्स चीज को इतने इजी तरीके से समझाया सर, जो आपका जी. खूबी भी है सर। एंड वी हैव गॉन थ्रू सो मेनी डेटास। सर आपने एक वर्ड यूज किया था, उसका ही कंटिन्यूएशन पे मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ, इफ यू अलाउ मी। Yes, yes, definitely. या तो सर आपने जी एक कौशिक. चीज बोला था कि एसआईपी का कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी अपने एसआईपी कर सकते हैं। और लोग जनरली कोई अच्छा टाइम ढूंढते रहते हैं कि हम लोग कोई अच्छा टाइम पे एसआईपी स्टार्ट करें। तो एक्चुअली वो जी. एक्सक्यूज भी अभी नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत अच्छा एक टाइम है। क्योंकि 2 दिन बाद ही हम लोगों का 75th इंडिपेंडेंस डे है। जो अब जी. एक्चुअली जो इंडिपेंडेंस का मतलब हम लोगों का जो आजादी है, तो इफ वी इन्वेस्ट इन दैट डे ऑल्सो इटसेल्फ, तो हम लोग Right. भी खुद को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट देख सकते हैं आफ्टर 25 ईयर्स और 20 ईयर्स। तो अगर मैं उसको डेटा के Right. पर्सपेक्टिव पे बोलूं, तो अगर 50वें इंडिपेंडेंस डे पे, मतलब 25 साल पहले, जो हम लोगों का 58th इंडिपेंडेंस डे था, हम लोगों की इंडस्ट्री में 9 जी. ऐसे फंड थे जहां पर अगर हम लोग 10,000 करके एसआईपी लगाते और 22,50,000 रुपया ये 25 साल में इन्वेस्ट करते, तो वो 9 फंड में जो सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाले फंड थे, वो हम लोगों को ये 25 साल बाद आज के डेट पे हम लोगों की वो 22,50,000 को कर दिया है 6.5 करोड़। और जो Oh. सबसे कम रिटर्न दिया है एट द रेट ऑफ 13%, उसने भी हम लोगों का जो फंड है 22,50,000, उसको किया है 1,70,00,000 रुपया। और Right. अगर Right. मैं एवरेज की बात करूं तो करीब करीब वो 2.5 करोड़ होता है सर। तो अभी जी. अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो टाइम मशीन में 25 साल पहले जा नहीं सकते हैं, बट जी. वी कैन टेक अ वाउ कि हम लोग ये 75th जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट करें with doing a proper SIP for ourselves, for our financial independence। और 25 साल बाद जब इंडिया अपना 100वां इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, सेंटेनरी इंडिपेंडेंस डे मनाएगा, तो हम लोग खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट घोषित कर सकते हैं, राइट, कि मैं फाइनेंशियली बहुत बढ़िया इंडिपेंडेंट सर. हूँ। राइट. तो कौशिक, मैं इसमें राइट ऐड सर। करूंगा कि आपने सो बोला सर, पिछले जी सर। 25 25 साल में
25 साल में मतलब आप बोल रहे हैं लगभग 1995 आसपास हुआ, 1997। जी सर, तो 97। 1997 से लेकर 2022 तक कितनी सरकारें बदली, इंडिया में कितना डोमेस्टिक वायलेंस हुआ होगा, कितने ही अर्थक्वेक आए होंगे, फ्लड्स आए होंगे, पेंडेमिक आए होंगे, इंटरनेशनल वॉर हुआ, क्रूड प्राइसेस बहुत ऊपर गए होंगे, नीचे गए होंगे। तो देयर हैव बीन सो मेनी गुड एंड बैड इवेंट्स व्हिच वुड हैव हैपेंड, राइट। पर आपकी जो स्टोरी में जो पॉइंट ये है कि 25 सालों तक वो जितने भी उतार चढ़ाव आते रहे, अगर किसी ने वो एसआईपी चालू रखा है तो ये 6 करोड़ रुपए बना होगा, एग्जैक्टली सर। राइट। तो वेल्थ क्रिएट करने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, आपको रेगुलर रहना है और आपको पेशेंस दिखाना है, राइट। तो राइट कौशिक जी सर। कुछ सवाल है तो वो ले लेते हैं जी। जी सर, मैं कुछ सवाल नोट किया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और बहुत सारे जी सवाल हैं जो आपके प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी यू हैव एड्रेस्ड। तो मैं जनरली वो सवाल को पहले ले रहा हूँ जो थोड़ा हटके हैं, तो यू कैन एनलाइटन अस बाय आंसरिंग ऑल दोस क्वेश्चन। सर, जी। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इतने सारे एएमसी है, इतने सारे कॉन्सेप्ट है, लार्ज कैप, मल्टी कैप, आप भी बोल रहे थे, तो एक लेमैन इन्वेस्टर एक फंड को सिलेक्ट कैसे करे? देखिए मैंने बीच में बताया था कि इंडिया में कुछ आई थिंक 45-50 म्यूचुअल फंड है, सभी में बहुत सारे इक्विटी के ऑप्शन है, तो टोटल बहुत सारी हजारों स्कीम होंगी। कौशिक आई थिंक यू वुड हैव बेटर नॉलेज देन मी ऑन दिस, कि बहुत सारे स्कीम्स अवेलेबल हैं, जिसमें से कईयों का 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है, किसी का 10 का भी है, और कई स्कीम 20-20 25-25 सालों से भी चल रही है। तो एज अ लेमैन आपके लिए चुनना बहुत मुश्किल है, इसीलिए आपके लिए एडवाइजर जरूरी है। तो जो भी आपके एग्जैक्टली एडवाइजर सर। ने या आपके मित्र ने आपको इनवाइट किया, ही इज द बेस्ट गाइड टू जज यू ऑन दिस, कि आपको बस टॉप की आपको 5 स्कीम सिलेक्ट करके दे, आप उसमें बुके कर सकते हैं। मैंने बताया था कि एक ही स्कीम में डालना जरूरी नहीं है, आप 2 में, 3 में, 4 में भी डाल सकते हैं। अगर आप फिर भी कंफ्यूज है तो हमारा एक मार्स करके एक सिस्टम है जो आई थिंक आप सभी काफी लोग जानते होंगे। वो मार्स में भी एक एसआईपी का ऑप्शन है, जहां पे हम लोग जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम है उसी में एसआईपी आपके ऑटोमेटिकली दिलाते हैं। तो द राइट आंसर इज यू सिट विद योर एडवाइजर एंड स्टिल कंफ्यूज। हमारा एक मार्क्स करके एक सिस्टम है जिसमें स्कीम सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एंड अदर पैरामीटर्स, आप उसमें एसआईपी कर सकते हैं। राइट सर, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। अपना दूसरा जो सवाल है सर कि म्यूचुअल फंड में अगर मैं लगाता हूँ एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू, तो मेरा वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होता है? ओके, तो देखिए म्यूचुअल फंड एक कैपिटल एसेट होता है, तो इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगते हैं। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म गेन होता है, अगर आप 12 महीने के बाद अपने यूनिट्स को बेचते हैं वो लॉन्ग टर्म आता है, 12 महीने से पहले बेचते हैं तो शॉर्ट टर्म आता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आपको 15% का टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 1 लाख तक कोई लॉन्ग टर्म गेन टैक्स भी नहीं है इंडिया में आज। 1 लाख के ऊपर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो भी 10% लगता है। तो आपकी जो बैंक एफडी पे जो रिटर्न मिलते हैं वो तो आपकी जो टैक्स स्लैब है, अगर आप 30% में आते हैं तो आपको 30% स्लैब भी लगता होगा बैंक एफडी में, एनएससी वगैरह में। पर म्यूचुअल फंड एक कैपिटल एसेट है, इसमें कैपिटल गेन होता है। तो 1 साल के बाद जो भी आप यूनिट्स रिडीम करेंगे, आप तो लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली करने वाले, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। 1 लाख तक कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता है। 1 लाख के ऊपर की इनकम होती है तो भी आपका 10% का कैपिटल गेन लगता है। कौशिक जी, परफेक्ट सर, परफेक्ट कौशिक सर। एक सवाल मैं यहाँ थैंक पे यू सर। देख पा रहा हूँ, एक सवाल मैंने दिया कि कैन आई कैंसल माई एसआईपी इन बिटवीन ऑल्सो एंड व्हाट आर दी चार्जेस फॉर दैट। तो ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप कभी भी किसी भी समय पे आप अपनी एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं। एसआईपी बंद करने का कोई भी चार्ज नहीं है। किसी भी म्यूचुअल फंड में स्कीम करने के लिए एक एग्जिट लोड होता है, आई थिंक 6 महीना से 12 महीना। और अदरवाइज कोई भी इसमें कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि आपका 15-20% का आपको कैंसिलेशन चार्ज लग जाएगा, ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। एक एग्जिट लोड होता है आधे टके का, वो भी 6 महीना से 12 महीने। अदरवाइज यू आर फ्री टू मॉडिफाई योर एसआईपी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। राइट कौशिक सर। जी। सर, एक सवाल और है, इंटरेस्टिंग सवाल है। सर, हम लोग के एक इन्वेस्टर अपने थ्रू एसआईपी चलाते हैं। अभी उनका क्वेरी ऐसा है कि अभी वो एसआईपी को स्टॉप करके एक हाउस परचेस करना चाहते हैं जिनको वो रेंट पे चलाना चाहते हैं फॉर रेंटल इनकम। तो इज इट एडवाइजेबल? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि हमारे कस्टमर है जो ऑलरेडी एसआईपी करते हैं, वो एसआईपी बंद करके घर लेना चाहते हैं,
और वो घर पे रेंटल इनकम लेना और वो चाहते हैं। एसआईपी के केस पे, एग्जैक्टली सर, वो एसआईपी के केस पे ईएमआई चालू करके वो घर को परचेज करना चाहते हैं और वो घर को रेंट आउट करना चाहते हैं फॉर रेंटल इन। तो मेरा जवाब ऐसा होगा कौशिक जी कि अगर वो एसआईपी उन्होंने इसीलिए स्टार्ट किया था कि फ्यूचर में घर लेंगे, मतलब उनका एक गोल अचीव हो गया है, तो डेफिनेटली यू शुड स्टॉप दी एसआईपी रिडीम, एंड उनका जो ड्रीम हाउस वो परचेज करना चाहते हैं वो करना चाहिए उनको। तो अगर एसआईपी से ये जो वेल्थ क्रिएट हुआ उससे घर परचेज करके ईएमआई पे या घर लेना चाहते हैं, उस पर रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, तो आई थिंक उनको एक वापस ये थॉट देना चाहिए। बिकॉज एक जो हाउस होल्ड प्रॉपर्टी होगी, आई डोंट नो उससे कितना यील्ड बनेगा। जो हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में यील्ड आई थिंक 4 5 6% होगा, बट एसआईपी में ही कैन मेक बेटर रिटर्न। तो दिस इज माई वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, कि अगर आप खुद के रहने के लिए किसी कोई घर में जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड ब्रेक योर एसआईपी एंड बाय दैट हाउस। और अगर आप ये एसआईपी से जो वेल्थ क्रिएट हुआ उससे घर परचेज करके एक रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक सो दिस इज अ वेरी वाइज डिसीजन। बाकी आपके एडवाइजर आपको गाइड कर सकते हैं। राइट सर, उसमें लिक्विडिटी का भी इशू होगा सर, कि एसआईपी में जितना लिक्विड उनका एसेट है जी जी उतना शायद जी जी। दूसरे एसेट क्लास में वो लिक्विड नहीं रहेगा। सर अरे और बहुत एक सही सवाल है कौशिक जी सर। की आप एसआईपी आप कर रहे हैं तो। हाँ जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ हाँ, मैं यही कह रहा था कौशिक कि एसआईपी में आज इनको इतना कंफर्ट है कि अगर इनको 15 दिन के बाद किसी घर का डिलीवरी देना है तो आज वो एसआईपी रिडीम करके 3 दिन में पैसा ले सकते हैं। इतना फ्लेक्सिबिलिटी और इतना लिक्विडिटी और शायद किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपके सवाल, आपके जो सवाल था उसमें जवाब है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी, लिक्विडिटी, कंफर्ट, कन्वीनियंस जो एसआईपी में, वो शायद हाउस होल्ड प्रॉपर्टी में नहीं होगा कौशिक। जी सर। सर एक और अच्छा सवाल है सर, वी शुड टेक इट ऑल्सो। एसआईपी जी अगर मैं चालू करता हूं और वो एसआईपी के वजह से मुझे एटीसी का बेनिफिट मिल सकता है क्या? एसआईपी, हाँ, हमने जो डिस्कस किया कि अगर आप एक ईएलएसएस स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो टैक्स सेविंग स्कीम भी होती है, अगर आप उसमें एसआईपी करते हैं तो आप डेफिनेटली 1.5 लाख रुपए तक का एटीसी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो अगर आप 12,500 की एसआईपी हर महीने करते हैं तो आप लगभग एक साल में 1,50,000 रुपए सेव करेंगे, वो पूरे 1.5 लाख पे आपको एटीसी का बेनिफिट भी मिलेगा। सर एक सवाल और है सर। हम लोगों के कोई पार्टनर सर को समझाए थे कि वी शुड गो फॉर बैलेंस फंड। अब सर का जो कंटिन्यूइंग क्वेश्चन है कि सर आपने जो एसआईपी का कॉन्सेप्ट समझाया वो क्या बैलेंस फंड में वो एसआईपी को चालू करे या वो इक्विटी में वो एसआईपी को चालू करना ठीक रहेगा, इक्विटी फंड में? हाँ, देखिए एसआईपी आप किसी भी फंड में कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 साल का पैसा तो लिक्विड फंड में भी कर सकते हैं, बॉन्ड फंड में भी कर सकते हैं, आर्बिट्रेज में भी कर सकते हैं, बैलेंस में भी, आप किसी में भी कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपिटाइट थोड़ा कम है, आप रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहते, आपकी एज ज्यादा है, तो आप बैलेंस फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं। बैलेंस फंड में इक्विटी और डेट दोनों का एक मिक्सचर होता है। मार्केट के जो वैल्यूएशन हम लोग बोलते हैं, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से वहाँ इक्विटी और डेट दोनों का एलोकेशन रहता है, तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है, तो आप उसमें भी कम एसआईपी कर सकते हैं। और उसमें ऑब्वियसली रिटर्न भी थोड़ा इक्विटी फंड से लॉन्ग टर्म में कम आएगा। आप प्योर इक्विटी फंड में भी एसआईपी कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप 15-20 साल का एक होराइजन सोच रहे हैं, तो 15-20 साल के होराइजन में इक्विटी मार्केट कैन गिव यू रिलेटिवली बेटर रिटर्न ऑल्सो। तो बैलेंस फंड में नॉर्मली हम लोग एक लमसम इन्वेस्टमेंट को एडवाइस करते हैं, बिकॉज लमसम इन्वेस्टमेंट आप बैलेंस फंड में करें तो वो ज्यादा एडवाइजेबल है। पर अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इक्विटी फंड्स में यू कैन मेक मोर मनी, बिकॉज वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी इक्विटी मार्केट में, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी आपको एडवांटेज ज्यादा मिलेगा। बाकी स्टिल आपके परफेक्ट एडवाइजर सर। आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। राइट सर, राइट सर। सो सर जितने भी सवाल थे वी हैव एक्चुअली आंसर्ड मैक्सिमम ऑफ देम। और बाकी जो सवाल है जनरली ऑल ऑफ दोस सवाल्स आर बेसिकली ऑपरेशन रिलेटेड। तो ठीक है, वी हैव एड्रेस्ड ऑल द क्वेश्चन सर। राइट। सो थैंक यू कौशिक, एंड थैंक यू टू ऑल आवर इन्वेस्टर्स जिन्होंने आज सैटरडे शाम को हमें ज्वाइन किया। सभी हमारे पार्टनर दोस्तों को भी खूब खूब अभिनंदन कि आप ये इवेंट में इन्वेस्टर्स को लेके आए। आई होप कि जो भी एसआईपी के बारे में हम जो मैसेज देना चाहते थे बहुत सिंपल शब्दों में हमने दिया है। तो ये जैसा कौशिक ने बोला कि
भारत की आज़ादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, ये एक बहुत सही समय है आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को स्टार्ट करने का। तो बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों, आपको इंडिया की इकोनॉमी पे अगर भरोसा है, लॉन्ग टर्म में इंडिया इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग इकोनॉमी। आप सभी जानते हैं कि आने वाला जो समय है वो इंडिया को बिलोंग करता है, बिकॉज हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल बहुत अच्छा है। मेजोरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग, तो यंग लोग कंजम्पशन भी ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करते हैं। इंडिया का इंटेलेक्ट आज पूरे दुनिया भर में जाना जाता है। हमारे वो जो सॉफ्टवेयर हैं या बाकी इंडस्ट्रीज हैं, तो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इतने सारे जो कैंपेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी चला रही है, तो डेफिनेटली आने वाला भविष्य बहुत अच्छा रहने वाला है इन्वेस्टमेंट के होराइजन से। और एसआईपी एक सबसे सिंपल, सबसे इंटेलिजेंट और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है जो हम लोग बोलते हैं। एक लॉन्ग टर्म में रेगुलर इन्वेस्ट कीजिए, डेफिनेटली देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपके जो भी गोल्स आप रखते हैं दे वुड बी अचीव, राइट? So once again, congratulations to all of you on this eve of independence, and thank you very much. Thank you, And sir. now we can conclude. Thank you, Kaushik. Thank you. Thank you, sir. Thanks to everyone. Thank you.